Okay, welcome all of you. So today we are going to discuss about the chemistry. So myself Mr. Rajavardhan Krishnath Chaule. I am a chemistry faculty. So I have completed MSc in chemistry, also B.Ed. I have also qualified the GATE exam, SET exam. Now I am pursuing PhD from Shivaji University, Kolhapur. Okay. So today we are going to discuss about most important topic in our 11th chemistry, that is chemical equilibrium. Okay. So this is the 11th chemistry topic, that is chemical equilibrium. Okay. So in this topic we are going to study about the what is the extent of reaction. तो ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस तरह से होता है, इसकी जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन्स द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम. सो सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशंस, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. ओके. सो सम ऑफ द रिएक्शंस विच आर नेवर गो कंप्लीशन, जो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे जो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे. तो इसका मतलब क्या है, दिस रिएक्शंस विच आर कंटिन्यूसली और कंटिन्यूस डायनेमिक इन मोशन. तो ये जो रिएक्शन होंगे वो किस तरह के से होंगे, डायनेमिक में होंगे. जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दी, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन N2 प्लस 3H2, ऑल दीज आर इन गैसियस स्टेट, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एज वेल एज हाइड्रोजन प्रेजेंट गैसियस स्टेट. So these are equilibrium with formation of 2NH3 गैस. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखी जा चुकी है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा है, N2 और H2, और प्रोडक्ट कौन सा है, NH3 प्रोडक्ट है. ठीक. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, सो दिस विल बी डिपेंड्स अपॉन सच काइंड ऑफ एरो. तो ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इस तरह के एरो के ऊपर डिपेंड हो रहा है. सो दीज आर द एरो, दिस इज एरो प्रेजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज ए बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसी रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हो. कौन सी रिएक्शन होगी है, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल का मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल होगी. ठीक है. अब देखो तो आपको पहले तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिवर्सिबल और व्हाट इज द इरिवर्सिबल. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. देख लो, जब हमने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दी, जैसे कि दी NO, दैट इज it is also present in gases, NO plus O2. Okay, so 2NO plus O2 gas gives rise to 2NO2. Okay, so this is the irreversible reaction because in this reaction arrows pointing towards only one direction. कि यहाँ पे जो एरो दिखाया जा चुका है वो एरो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है. तो ये जो सच टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे वो सभी इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे. ठीक है. अब देखो तो क्वेश्चन क्या है, कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकते हैं. तो हमें यहाँ पे और एक जानकारी लेनी होगी कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से इरिवर्सिबल होंगे. जैसे कि मान लो द प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन. जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. जैसे कि द रिएक्शन विथ AgNO3, द रिएक्शन विथ AgNO3 with HCl, the reaction with AgNO3 with HCl. So this is the silver nitrate or this is the hydrochloric acid. So there is a formation of products such as AgCl plus HNO3, AgCl plus HNO3. So this AgCl which is formed as a PPT, और जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा वो रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगी. तो इसका मतलब ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन होगी, इरिवर्सिबल. तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी. तो आपको मालूम होना चाहिए जो भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होंगी वो सभी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी. और एक इसमें पॉइंट ऐड होगा, सो ऑल दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे. ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से होगा देख लो. When the reaction between HCl and NaOH, HCl is the strong acid, NaOH is also strong base. So in this reaction there is a formation of salt and water. तो इस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे. तो जो भी सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे वो सभी इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे. तो पहले तो हमने क्या बोला था, जो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होगी फर्स्ट वो भी इरिवर्सिबल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो भी इरिवर्सिबल. उसके साथ द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब सभी डीकम्पोजिशन नहीं, उसमें से थोड़े बहुत रिएक्शन होंगे. जैसे कि द डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3, द डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 टू गिव्स 2KCl प्लस O2. तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है.
तो जिसमें भी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है वो डीकम्पोजिशन कर दिया है, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और एक द रिएक्शंस विच आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल, और जो सभी रिएक्शन ओपन वेसल में कैरिड आउट होंगे वो सभी रिएक्शन कौन से होंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट बोला था द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्ड पॉइंट दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और last point that is the reaction which are carried out in open vessel. All these types of the reactions are irreversible in nature. Okay, तो देख लो अब रिवर्सिबल कहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा दी व्हाट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सिबल कहाँ पे हो सकता है और कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। रिवर्सिबल का मतलब जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था उसी तरह से द 2SO2 गैस दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस plus O2 gas gives rise to, there is a formation of 2SO3 that is sulfur trioxide gas. Okay, this reaction is carried out in presence of catalyst vanadium pentoxide as a catalyst. तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो किस तरह से होगा? वैनाडियम पेंटॉक्साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है? इन दिस रिएक्शन द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड एज वेल एज अ बैकवर्ड, कि जिस भी रिएक्शन में एरो की डायरेक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है और उसके साथ बैकवर्ड भी हो सकती है, वो सभी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने बर्कलैंड आइड प्रोसेस, तो 2NO गैस प्लस O2 गैस, so there is a formation of 2NO2 gas. So this process which is also known as a Birkeland-Eyde process. So such kind of reactions which are present as in a irreversible reaction. ये जो सभी रिएक्शन होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो such type of difference between reversible and irreversible reaction. Okay, so now we are going to next point, that is the types of equilibrium. तो इसके बाद हमें कौन सा टाइप देखने हैं? सो दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो दो तरह के टाइप्स होंगे। सो फर्स्ट टाइप दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड अनदर वन टाइप दैट इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, द फर्स्ट टाइप दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड टाइप दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इन केमिकल इक्विलिब्रियम, तो कहाँ पे बोला जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन से होंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से होंगे? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम विच इज कैरिड आउट इन देयर इज चेंज इन स्टेट, जहाँ पे भी और जिस भी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होगा। क्या होगा? चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब जैसे कि मैं आप तो जानते ही हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल दीज आर द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ओके, तो जहाँ पे चेंज इन स्टेट होगा तो वहाँ पे आपका फिजिकल चेंज और फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे H2O लिक्विड स्टेट में ले लिया है, दिस H2O लिक्विड विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैस। ओके, जब आप वाटर को हीट करोगे तो लिक्विड वाटर का कन्वर्जन गैसियस वाटर में होगा, स्टीम में होगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना होता है? देयर इज अ फिजिकल चेंज। क्या होता है यहाँ पे? फिजिकल चेंज। ओके, सो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। कहाँ कौन सा होगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विच इज कैरिड आउट इन चेंज इन केमिकल रिएक्शन। देयर इज अ चेंज इन केमिकल रिएक्शन। ओके, देयर इज चेंज इन केमिकल रिएक्शन, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जहाँ पे केमिकल चेंज पॉसिबल होता है, चेंज इन केमिकल रिएक्शन, और जहाँ पे केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज में जो भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। फॉर एग्जांपल, और एक यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे H2 प्लस I2। ओके, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल विथ 2HI। H2 प्लस I2 किसके साथ रिवर्सिबल कर दिया हमने? 2HI। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, तो ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दूसरा भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि मान लो द H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI। यहाँ पे ऑल द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर ऑल प्रेजेंट इन सेम स्टेट। ये जो सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? सेम स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज ए होमोजेनियस रिएक्शन, और उसी रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन बोल सकते हो? होमोजेनियस रिएक्शन। ओके, जब कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट स्टेट,
जब केमिकल रिएक्शन में से कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी रिएक्टेंट डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वही रिएक्शन आपकी हेट्रोजेनियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, हेट्रोजेनियस रिएक्शन। ओके, सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पॉइंट कौन से देख लिए, जैसे कि मान लो कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। सो ऑल दीज आर द इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक। ओके, so now we are going to discuss about the first point of this topic, that is law of mass action or rate law. okay, तो यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि जिसके ऊपर आपको जेई और नीट में क्वेश्चन सवाल आते हैं, तो वो कौन सा लॉ होगा, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। सो दिस लॉ कैन बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गुल्डबर्ग एंड वेज। ओके, दिस लॉ कैन बी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट the Guldberg and Weiss. So this is the most important law. अब क्या होता है ये लॉ, ये पहले तो हम जानेंगे। द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, देख लो यहाँ पे, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant and raised to power equal to its stoichiometric coefficient, raised to power equal to its stoichiometric coefficient, equal to its stoichiometric coefficient. Okay, so this is the simple law explained by the scientist Guldberg and Weiss. ओके, तो इसके तो हमें पहले तो लिखना होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, जिस रिएक्शन, जो भी उस रिएक्शन के रिएक्टेंट होंगे उसी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड होगा। और हर किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आपको पावर कितनी देने होंगे, दिस पावर इज इक्वल टू इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसकी उतनी पावर देनी होगी। वैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे, दैट इज ए प्लस बी रिवर्सिबल विथ सी विथ डी। ओके, सो दिस इज द सिंपल रिएक्शन और सिंपल एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे द कैपिटल ए कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो उसको हम क्या मानते हैं, रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट। ओके, सो ऑल दीज आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, सो दिस इज आल्सो होमोजेनियस रिएक्शन। ये कौन से टाइप वाली रिएक्शन है, होमोजेनियस। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ओके, तो हमें इस रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन, इस रिएक्शन को हमें अप्लाई करना है। सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, देख लो यहाँ पे, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant. ओके, इसका शॉर्ट मीनिंग क्या होता है इस लॉ का, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होगा। ठीक है, अब देखो, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रिएक्टेंट कौन से है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इस तरह से हमने लिखा है ये। तो रिएक्टेंट हो गया ना, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इस कैपिटल ए का स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए दिया हुआ है, उसी के साथ कैपिटल बी रिएक्टेंट जो है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी दिया हुआ है। तो जितनी भी पावर, कितनी पावर देते हैं हम लोग, कि जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतनी पावर हम इसको देंगे। तो इसका मतलब इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी होगी। ओके, सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके लिए, सो दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, जैसे कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये फॉरवर्ड होगा, राइट से लेफ्ट आओगे तो बैकवर्ड होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसके लिए सिंबल मैंने ले लिया RF, जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसके लिए मैंने सिंबल ले लिया RB। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो दिस इज द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, RF इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं। फॉरवर्ड के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन सा ले लिया, KF। सो KF इंटू
concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. So this is the equation number 1. तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 1 मिला है. ठीक है, अब देखो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो नेक्स्ट देखो, जिस तरह से हमने लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था, उसी तरह से हम लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. ठीक है, अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए किस तरह से लिखेंगे देख लो. RB इज इक्वल टू, बैकवर्ड की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कौन सा लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB. सो कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो जब हम रिएक्शन बैकवर्ड करेंगे तो राइट से लेफ्ट को आना है, तो इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन से हमें कंसिडर करने होंगे, C और D. तो बैकवर्ड के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D और इसकी पावर स्मॉल c और स्मॉल d. सो दीज आर दी इक्वेशन नंबर 2. तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे आती है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का होगा, एट इक्विलिब्रियम, जो भी इक्विलिब्रियम होता है देख लो, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. इक्विलिब्रियम कहाँ पे पॉसिबल होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. तो हमारे पास तो 2 इक्वेशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड वाला भी इक्वेशन है और उसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड वाला भी इक्वेशन है. तो किस तरह से लिखेंगे, बाय अप्लाइंग इक्वेशन दिस रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दैट इज KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B इज इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन. अब हम क्या करेंगे, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक साइड पे लेंगे, जैसे कि KF डिवाइडेड बाय KB, और ये जो होगा KF डिवाइड बाय KB दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस टोटल रिएक्शन. और ये जो सभी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है इसका कांस्टेंट, तो फॉरवर्ड का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर टोटल रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हम क्या K बाय KB लिया है, तो ये जो टर्म होंगी लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे डिवाइड करेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B लिख दिया. अब देखो आपको एक्सप्रेशन कौन सा मिला है, KC इज इक्वल टू C रेज टू C D रेज टू D डिवाइडेड बाय A रेज टू A एंड B रेज टू B. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशो, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच पावर और ईच टर्म रेज टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो रेशो हुआ, किसका रेशो, फॉरवर्ड का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का कांस्टेंट. तो हमें रेशो कौन सा मिला है, जो भी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन होंगे उसको डिवाइड हम किससे करेंगे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म करेंगे, तो वही आपको उसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो सबस्क्रिप्ट C जो लिखा है वो C किस वजह से लिखा है, सो इट इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म. जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में फाइंड आउट करना होगा तो वहां पे आपको सबस्क्रिप्ट C लिखना है, इसका मतलब KC. और हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट में. कौन से ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में. ओके, तो यहाँ पे आपको सवाल आता है, किस तरह से आता है देख लो, कि जो भी प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होंगे, जो भी प्योर सॉलिड होंगे या फिर प्योर लिक्विड होंगे, वो कि उनका कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिविटी इज इक्वल टू 1. हमें क्या कंसिडर करना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिविटी. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, वो एक्टिविटी होते हैं. जैसे कि मान लो एक्टिविटी इज इक्वल टू गैमा इंटू कॉन्सेंट्रेशन, गैमा इंटू कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू गैमा इंटू मोलैरिटी कर दिया. तो हर किसी प्योर कांस्टेंट के लिए आपका जो कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट हम यूनिटी कंसीडर करते हैं. तो इसके लिए प्योर सॉलिड और
प्योर लिक्विड के लिए एक्टिविटी जो होगी वो एक्टिविटी किस तरह से होगी, यूनिटी होगी या फिर इज इक्वल टू 1 होगी। जब जिसकी भी एक्टिविटी 1 होगी तो यहाँ पे इस रेशियो में वो कंसिडर ही नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है उसकी एक्टिविटी और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन विच आर नथिंग बट द एक्टिव मास, उसके लिए इज इक्वल टू आपको 1 ही कंसिडर करना होगा। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, थैंक यू।